हेलो स्टूडेंट। अभी अपन एक्सरसाइज 4A का जो है पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वो भी अपन देखेंगे, उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये साइ स्क्वायर रिप्रेजेंट्स फॉर श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल। ये तो बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। अपने को पता है साइ स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो सोल्यूशन क्या आ गया, बी। सेकेंड क्वेश्चन, रेडियल एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अपने को पता है जो साय वाला फंक्शन होता है वो रेडियल इंटू एंगुलर पार्ट होता है, तो रेडियल फंक्शन अपन आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है, तो आंसर इज ए। थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द ऑर्बिटल्स ऑफ एच एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है भी, हमें ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है किनका, एच एटम का। तो हमें क्या पता है भी, एच एटम जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में, राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी में जब भी अपने को एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स डिसाइड करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फैक्टर एन, ओनली ऑन वैल्यू ऑफ एन, राइट। तो सेम वैल्यू ऑफ एन हैविंग सेम एनर्जी। तो अपन देखते हैं। तो अगर मेरे को इनको अरेंज करना है, तो इसका मतलब टू वाला जो है, मतलब अपन क्या पढ़ते हैं भाई, लेसर value of n lesser energy, more the value of n more energy, same value of n having same energy, right। तो फिर टू का वैल्यू सेम है, थ्री सभी का सेम आ गया, फोर का सभी का सेम आ गया, तो आंसर ए बनता है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है अभी भाई, इनमें से ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, वन एस में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, टू एस में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, वन एस टू एस टू पी सिक्स। तो ये कौन सा हो गया, नियॉन हो गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट इज, ओके। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ढूंढना है, आयरन थ्री, आयरन थ्री मतलब आयरन जो है वो अपने पास किसमें, आयरन प्लस थ्री में, और जो कोबाल्ट है वो किसमें, प्लस टू में। कोई चक्कर नहीं है, ये अपन आराम से ढूंढ लेंगे। हमें क्या पता है, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 है, तो आर्गन। फिर इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, आर्गन 3d6 4s2, राइट। और सिमिलरली कोबाल्ट अगला आ गया 27, तो ये क्या लिखते हैं, आर्गन 3d7 4s2। तो अभी अपने को जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, आयरन प्लस थ्री। तो जब भी मैं आयरन प्लस थ्री लिखूंगा, तो इसका मतलब ये कौन सा, आर्गन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अगर तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो दो इलेक्ट्रॉन एस से जाएंगे, एक डी से जाएगा, तो ये इसका जो डी वाला है वो क्या बन जाएगा, 3d5। तो इट मीन्स इट हैज फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अपन ये पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इधर दिखा देते हैं, इट हैज फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और कोबाल्ट की अगर मैं प्लस टू की बातें करूंगा, तो इसमें क्या रह जाना है, 3d7 रह जाना है।
3D7 अगर हो गया तो उसमें अपने को पता ही है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, 5 ये वर्जन है, छठा ये आ गया, सातवां ये आ गया, तो 7 हो गया। तो देयर फोर अपने को क्या पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एन इंटू n+2 इंटू यूनिट क्या है यहाँ पे, बोहर मैग्नेटॉन। खत्म हो गया। तो आयरन के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 35 बोहर मैग्नेटॉन। कोबाल्ट के लिए जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 15 बोहर मैग्नेटॉन। अब दोनों को अगर अपन डिवाइड कर देंगे, मतलब आयरन +3 डिवाइडेड बाय कोबाल्ट +2, तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 15। अपन आंसर मैच कर लेते हैं, कौन सा है, बी। तो देयरफॉर आंसर इज बी। सिक्स क्वेश्चन। और कंपाउंड है एक वेनेडियम का जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 1.73। ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट, ऑब्वियसली वेनेडियम का दिया है। इन्होंने कहा है अगर इसमें जो वेनेडियम आयन है वो V+X में है तो आपको X का वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ओके, अगेन इजी क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेनेडियम। वेनेडियम अपने को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम थर्ड पर आता है, तो अपन क्या लिखेंगे भाई, 3D3 4s2। ओके। अब मेरे को अगर इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया किसका, वेनेडियम वाले केस का, मतलब V+X आयंस का, विच इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो हमें क्या पता है, अगर 1 पॉइंट समथिंग होता है तो इट मींस इट इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो अपन आर्गन से तो कोई कंसर्न नहीं रखेंगे। तो ये जो 3D3 4s2 बना है, तो अगर मेरे को एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जैसे अपन यहाँ पे पहले 3D3 लिख लेते हैं, राइट, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, 4s2 लिख लेते हैं। तो खत्म हो गया। तो अपन ये s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, दो d वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। हमारे पास अगर जो वैनेडियम है वो किस में आ जाएगा, अगर +1 में आ जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अपने पास अभी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो 3D1। तो देयरफॉर जो x का वैल्यू है, सॉरी, वेनेडियम +1 नहीं आएगा, वेनेडियम में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके लिए मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना है। तो वेनेडियम किस में आएगा, +4 में, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, 4 में आएगा। तो देयरफॉर जो अपना इसके अकॉर्डिंगली आंसर बनता है वो क्या बनता है, डी। 7th क्वेश्चन, D6 configuration will result in total spin of। ओके, टोटल स्पिन पूछा है। तो सबसे पहले तो रिकॉल करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल स्पिन। टोटल स्पिन को अपन जो लिखते हैं वो एस से लिखते हैं, इट इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2, वेयर अपने को पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और तो देयर फोर इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ गए, 4। तो देयर फोर जो टोटल स्पिन आ गया वो कितना आ गया, 4/2, विच कम्स आउट टू बी 2। तो जो अपना ऑप्शन मैच करेगा वो सी करेगा। तो 7 का आंसर क्या हो गया, सी। 8th क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ अनपेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके वैलेंस मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड पूछे हैं किसमें, इन एन एटम ऑफ फास्फोरस। ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, जो नाइट्रोजन फैमिली मतलब रह गया, तो ये कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 15 में आता है। ग्रुप नंबर 15 में अपने को पता है कितने होते हैं, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको तो बस ऐसे टिक करके आ जाएंगे। आंसर सी। 9th क्वेश्चन, which quantum number defines the orientation of the orbital in the space around the nucleus? तो बस ओरिएंटेशन कौन सा बताता है अपने को पता है, चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, यही जो आपके आगे लिखे हुए हैं। प्रिंसिपल होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया, स्पिन हो गया, अपने को पता है ये अपन कौन सा है। वैसे एजीमुथल होता है, एंगुलर भी हो गया, ठीक है, तो मैग्नेटिक आंसर हो गया, जो क्या बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है अपने को। तो आंसर क्या आ गया, सी। मतलब ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 10th क्वेश्चन, इन अ 3D सबशेल, ओके 3D सबशेल ऑल द 5 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। यस हमें पता है कि भाई जो 3D सबशेल होता है उसमें पांचों ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, डीजेनरेट होती हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, बस वही पूछा है, ऑल आर हैविंग सेम एनर्जी, तो आंसर क्या आ गया, सी। 11th क्वेश्चन, which of the following subshells can subshell है ना, which of the following subshell can accommodate as many as 10 electrons? तो भाई सबशेल देखना है, ये डी सबशेल, 2D तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 3D वाला करता है, अपने को पता है। ये तो क्या लिखी है, 3D XY 3D Z² तो ऑर्बिटल्स लिखी हैं, अपने को सबशेल बताना है, तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया। 12th क्वेश्चन, which of the following statement is correct for an electron having azimuthal quantum number L is equals to 2? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है जिसके लिए azimuthal quantum number L equal to 2 है? तो अगर L equal to 2 है, तो इसका मतलब अपन कौन से सबशेल की बातें करते हैं, डी सबशेल की बातें करते हैं। ओके, तो अपन पढ़ देते हैं, द इलेक्ट्रॉन मे बी इन द लोएस्ट एनर्जी शेल। लोएस्ट एनर्जी शेल, इसका तो इससे कोई लेना देना है, लोएस्ट तो अपन क्या बोलेंगे भाई, वन वाला ही हो गया, और तो क्या ही हो गया। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इज इन स्फेरिकल ऑर्बिटल, ये भी नहीं है, एल इज इक्वल टू 2 है, तो डी है, अपने को पता है स्फेरिकल वाले तो ऐसे होता है। द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव स्पिन एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ, नहीं इलेक्ट्रॉन का स्पिन मस्ट हैव नहीं है, माइट हैव होना चाहिए भी, हाँ प्लस हाफ भी हो सकता था, माइनस हाफ भी हो सकता था। द इलेक्ट्रॉन में हैव अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, हाँ ये कुछ स्टेटमेंट सही लग रही है भी भाई, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं वो कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, वो -L से +L की तरफ लाई करते हैं, तो इसका मतलब वो -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मे हैव ही लिखा है उन्होंने, हाँ मे हैव तो हो सकता है, तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया, डी।
13 क्वेश्चन। तो 13 क्या कह रहा है, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इफ द इलेक्ट्रॉन हैज जीरो मैग्नेटिक नंबर, जीरो मैग्नेटिक नंबर का मतलब, मैग्नेटिक नंबर का यहाँ पे मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बातें कर रहा है। तो अगर जीरो है, देन इट मस्ट बी प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। ओके, मस्ट वर्ड लग गया ना ना ना, ये जरूरी नहीं है भाई, एम का वैल्यू जीरो सिर्फ एस के लिए होता है, ये तो जरूरी नहीं है। अगर मान लो अपने को पता है भाई, अगर मान लो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के लिए अपने को पता है एल इक्वल टू वन होता है, जिसकी वैल्यू -1 जीरो और +1, तो यहाँ पर भी एम इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो मस्ट नहीं है एस ऑर्बिटल के लिए हो, पी के लिए भी हो सकता है, डी के लिए भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट तो क्या आ गई, फॉल्स। ओके, इसके अकॉर्डिंगली मेरे को पता है ए आंसर तो नहीं आने वाला। अगला क्या है, इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। नो, पॉलिस प्रिंसिपल ये कहता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का स्पिन ऑपोजिट होएगा। भाई ये तो एकदम सही है। दो ऑर्बिटल, ऐसा एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन क्या ऑपोजिट है। ठीक है, तो वायलेट तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स फॉल्स वाला आंसर आना चाहिए, तो या तो बी आएगा या फिर डी आएगा। अगला पढ़ लेते हैं। बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाँ, ये तो डेफिनेटली करता ही है, ट्रू। अगला क्या है, डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। नो नो नो, ये गलत है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टेटमेंट दिया गया है, गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे डी ऑर्बिटल लिखा है, डी सब शेल नहीं लिखा हो, तो कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस हो चाहे बी हो चाहे डी हो, इट कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। तो अगला स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो गया। तो देयरफॉर फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स अपना आंसर बनता है। तो जो अपना आंसर आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली बी आना चाहिए। ठीक। 14th क्वेश्चन, which of the following set of quantum numbers describe the electron, ए इलेक्ट्रॉन के थोड़ी स्पेलिंग सही कर लेना। which of the following set of quantum numbers describe the electron which is removed most easily from a potassium atom in its ground state। ठीक है, पोटाशियम एटम की बातें कर रहा है। पोटाशियम, सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने को पता है सोडियम के बाद आता है, तो आपको आना चाहिए। तो ये क्या होएगा, आर्गन 4s1 हो गया, राइट। ठीक है, तो अब मोस्ट इजीली तो ऑब्वियसली कौन सा होएगा, जो आउटर मोस्ट होएगा। तो जिसके लिए एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और अपना एल का वैल्यू 0। पहले तो यही ऑप्शन देख लो, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी और डी दोनों में से सही लग रहे हैं अभी तक। बट इसके लिए एम का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। एम का वैल्यू भी 0 होगा, तो देयरफॉर आंसर आ गया डी। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। ये तो बहुत ही सरल, आयरन। ओके, आयरन हो गया, एटॉमिक नंबर 26 हो गया। अपने को पता है ये कैसे लिखना है, आर्गन, फिर उसके बाद पहले 3D लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, तो 3d6 4s2। तो इनके हिसाब से जो आंसर बनता है वो सी बन गया। तो आंसर इज सी। 16th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर कॉपर। अपने को पता है क्रोमियम एंड कॉपर जो है दोनों एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। कॉपर इज एटॉमिक नंबर 29 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 3d10 4s1 आएगा। तो आर्गन 3d10 4s1, तो आंसर जो आ गया वो ए आ गया। 17th question. Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? Okay, manganese, vanadium, titanium, aluminium, right? Vanadium, titanium, manganese में तो हमें पता है ही है, मैंगनीज ही आएगा। और एल्यूमिनियम अपने को इसका भी पता है भी भाई बोरॉन वाली फैमिली में आ रहा है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंगनीज विल बी द आंसर। क्योंकि मैंगनीज हो गया एटॉमिक नंबर 25, राइट? तो इसका जो आता है वो 3d5, तो पांच पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो आंसर ए। 18th क्वेश्चन। वेव फंक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, वेव फंक्शन का मतलब अपने को पता ही है भाई, साई का द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ। देखो अपने पास ये रेडियल फंक्शन है, तो राइट दो पार्ट्स होते हैं, रेडियल एंगुलर, ये रेडियल है। और अपन ने क्या पढ़ता है, जब भी रेडियल वाला जो पार्ट है वो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, लाइक एक तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एक ऊपर से, जो ऊपर से स्टार्ट होता है वो हमेशा एस वाला होता है। तो यहाँ तक अगर अपन देखेंगे, बिकॉज ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है, तो आंसर तो एस वाला आएगा, पी वाला तो आएगा नहीं, तो इसको तो रिजेक्ट कर दो। ओके, एस वाले में अब ये कितनी बार सेकंड अपन ये ढूंढते होते हैं भी भाई नोड जो है वो किसके इक्वल होते हैं, कितनी बार इस ग्राफ में एक्स एक्सेस को टच किया, राइट? और यू कैन से कट कर दिया या फिर इसको टच कर दिया, राइट? तो भाई ये एक है, ये दो है, ऑब्वियसली ये गलत है, ऐसे नहीं होएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, मतलब इस ग्राफ को एंड नहीं करना है, ऐसे ऐसे रखना है। ठीक है, मतलब दिस इज ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस टाइप है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर दो ही नोड्स आएंगे, एक ये और ये, दो रेडियल नोड्स आ गए। ठीक है, दो नोड्स में भी कौन से नोड्स आ गए, ये दोनों के दोनों रेडियल नोड्स आ गए। तो टू रेडियल नोड्स हैं, राइट? और ग्राफ जो है वो एस का है। तो अपने को ये पता है रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n - l - 1, और s के लिए जो है वो l का वैल्यू क्या होता है, 0। अब आप देख लो 1s में तो कोई रेडियल नोड नहीं आ गया, 2s में कितने रेडियल नोड होते हैं, अपना 1 रेडियल नोड हो गया, 3s में कितने रेडियल नोड्स हो गए, आप देख लो 3 - 0 - 1 तो 2, तो आंसर क्या आ गया, 3s आ गया। तो देयरफॉर आंसर इज 3s। 19th क्वेश्चन। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया है, वेयर ए नोड इज बोहर रेडियस। ओके, इफ द रेडियल नोड इज 2s, बी एट r नॉट, इफ द रेडियल नोड ऑफ 2s आएगा यहाँ पे, द रेडियल नोड ऑफ 2s बी एट r नॉट, देन r नॉट का वैल्यू ढूंढना है। तो ये वाले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में अपन जो अप्रोच फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हम साई 2s लिखते हैं, राइट, जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है।
फिर उसके बाद आप उसका स्क्वायर करते हो साइड 2s का। तो पहले मैं साइड 2s एक बार लिख देता हूँ, 1/4 अंडर रूट ऑफ √2 पाई, राइट, ये लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे 1/a0 पावर 3/2। फिर यहाँ पे लिख दिया 2 - r/a0 इंटू e⁻r/a0, ये लिख दिया, राइट। फिर आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। जब आप इसका स्क्वायर, राइट, स्क्वायर करना है, तो फिर अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं। ओवरऑल ये स्क्वायर हो गया। फिर आपने जब भी ये रेडियल नोड कैलकुलेट करने हैं, फॉर रेडियल नोड पुट साई स्क्वायर 2s का वैल्यू इक्वल टू 0 टू कैलकुलेट द रेडियल नोड्स, राइट, ये हो गया। बस फिर इसका वैल्यू जब आप 0 पुट अप करोगे तो ऑब्वियसली ये वाली क्वांटिटी भी 0 नहीं होएगी, ये भी नहीं 0 होएगी, तो ये भी 0 नहीं होएगी, राइट। ये कब 0 होएगी, मतलब अगर इसको 0 होना है e⁻⁻ -r/a0 को, क्या मैं इसको 1/e⁻r/a0 लिख दूंगा? तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 कौन सी वैल्यू पे, एट r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और अपन इन्फिनिटी वाला कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कौन सी वैल्यू है जो 0 हो सकती है, 2 - r/a0। तो देयरफॉर आप 2 - r/a0 को 0 पुट अप करो, तो यहाँ से जो r आ गया वो कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a0। और इन्होंने कहा है कि भाई जो रेडियल नोड है उसको आप r भी बोल, r0 बोलो, तो r0 का वैल्यू कितना आ गया, 2a0। तो वही अपन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन बनता है। तो देयरफॉर आंसर इज बी। 20th क्वेश्चन, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस। ओके, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन है, ए नॉट एंड जेड आर द कांस्टेंट इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू दिस, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स फ्रॉम न्यूक्लियस आर रिस्पेक्टिवली। ओके भाई, ये लैंग्वेज ही हैवी है, वैसे ये क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, इसमें जो ए नॉट है और जो जेड है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ए नॉट और जेड कांस्टेंट हो गए। और इसमें जो आपको ये सिग्मा दिख रहा है, देखो 1 पता है, 16 पता है, अंडर रूट 4 पता है, जेड और ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है। और सिग्मा जो है वो ये वाला वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ जेड r/a0। इन्होंने कहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड्स बता दो बस हमें फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्या होगी, मतलब यू हैव टू पहले तो कैलकुलेट द रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आप रेडियल फंक्शन लिखा करो साई, जो अपने को क्या गिवन है, 1/16 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू z/a0 पावर 3/2 इंटू सिग्मा -1 इंटू सिग्मा स्क्वायर -8 सिग्मा प्लस 12 e⁻⁻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 ⁻
कैलकुलेट करो। साई स्क्वायर, बस इसका स्क्वायर करना और कुछ नहीं, ये तो अपन कट कॉपी पेस्ट करके अभी कर देते हैं, साई स्क्वायर। ठीक है, ये साई स्क्वायर हो गया। राइट, अब आपने क्या करना होता है टू कैलकुलेट द रेडियल नोड्स। ठीक है, और रेडियल नोड्स अपन क्या करते हैं, पुट साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो बस इसको जीरो के इक्वल कर दो, मतलब ये पूरी क्वांटिटी को। तो ऑब्वियसली ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो ये जीरो किसकी वजह से होएगा? एक तो ये पर्टिकुलर क्वांटिटी की वजह से, एक ये पर्टिकुलर क्वांटिटी की वजह से। तो इसके ई के कारण भी नहीं होगा, क्यों? अपन वो देख लेते हैं। मतलब जो जीरो होएगा वो सिग्मा माइनस वन के कारण होएगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12 के कारण होगा। ठीक है, ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा बाय टू इक्वल टू जीरो। चलो ये लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ
ई रेस टू पावर माइनस सिग्मा बाय टू लिखा हुआ है। तो सिग्मा का वैल्यू क्या दिया हुआ था इन्होंने, 2z r बाय ए नॉट। क्या इसको 2z r बाय ए नॉट लिख सकता हूँ? हाँ जी। तो ये ई कितना आ गया, -z r बाय ए नॉट आ गया। ठीक है। अब आप बताओ, इसको मेरे को जीरो करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/e z r/a0। ये वैल्यू जीरो कब होएगी, व्हेन r इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। जब r अपना टेंडिंग टू इन्फिनिटी होएगा तब ये जीरो होएगा। ठीक है, ये इधर आ गया। फिर इसके बाद, राइट, तो r अगर टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब रेडियल नोड इज एट इनफाइनाइट, जो हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते। अपन यही पढ़ते हैं कि भाई ना तो न्यूक्लियस पे करना है, ना ही इनफाइनाइट पर करना है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं फिर, भाई ये क्या ही हो रहा है। हाँ, हाँ ये बन गया। ठीक है, तो इसीलिए अपन ये वाला टर्म की वजह से ये जीरो नहीं होगा, तो इसको मैं अभी ऐसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जीरो बनाना बस खत्म हो गया। एक तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, σ-1 = 0। अगला क्या आ गया, σ² - 8σ+12 = 0। जब आप ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो एक तो आपको रूट 2 मिल जाएगा, मतलब इसके जो दो रूट्स आएंगे उनमें से एक जो रूट होएगा वो आपका वैल्यू 2 होएगा, और एक जो वैल्यू होएगा वो आपका 6 होएगा। और इधर से जब सॉल्व करोगे तो सिग्मा आपका इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू 1। तो नेट अपन क्या बोल सकते हैं भी, अपने पास, ठीक है, अपने पास देयरफॉर 3 रेडियल नोड्स आएंगे। ठीक है, 3 रेडियल नोड्स आएंगे, जिसके लिए सिग्मा का वैल्यू 1 भी है, 2 भी है और 6 भी है। ओके, अब अपन देखते हैं, वी नो दैट सिग्मा इज गिवन एज, क्या गिवन था सिग्मा, 2z r/a0, ये गिवन था। तो r का वैल्यू क्या आ गया अपना, a0 / 2z इंटू सिग्मा। अब आप बताओ, a0/2z तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये मिनिमम है तो r मिनिमम होएगा, अगर ये मैक्सिमम है तो r मैक्सिमम होएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना है, तो फिर मिनिमम किसके लिए आएगा, सिग्मा इक्वल्स टू 1 के लिए r का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम, विच इज इक्वल्स टू a0/2z। सिग्मा का वैल्यू अगर 6 है तो r क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो बस इसका वैल्यू कितना आ गया, 3a0/z। तो अब ये आंसर देख लो, मिनिमम मैक्सिमम, तो जो अपना आंसर बनता है वो सी बन गया। तो देयरफॉर आंसर इज सी।